तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाम ने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था, उनका ऑपरेशन सफल रहा था, उन्होंने उस अमेरिकन सोल्जर की बॉडी में से गोली बाहर निकाल दी थी और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया था, बात करना भी स्टार्ट कर दिया था और उसकी कंडीशन इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हो रही थी। तो बच्चों अब आगे डॉक्टर सदाव क्या करते हैं अपने इस एनिमी के साथ, अब वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो इसके साथ करते हैं, हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन किए हुए 3 दिन हो गए थे और डॉक्टर सदाव उस पेशेंट को, उस अमेरिकन सोल्जर को चेक करने उसके रूम में गए थे और उन्होंने बहुत ही रूडली उससे बात की थी और कहा था कि तुम मुझे अपना नाम तक मत बताना। तो डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सोल्जर के अपने पेशेंट के रूम में थे और उस रूम के बाहर, दरवाजे के बाहर उनकी जो वाइफ थी हना, वो वेट कर रही थी कि कब डॉक्टर सदाव बाहर आएंगे। He saw at once that she was in trouble। और जैसे ही डॉक्टर सदाव बाहर आते हैं उस रूम से और देखते हैं कि हना उनका वेट कर रही है, तो हना को देखते ही डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि हना किसी ना किसी ट्रबल में है, हना के दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई गंभीर बात हो गई है। सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said। और हना को क्या ट्रबल थी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो हना सदाव को बता रही है कि सदाव, यूमी कह रही थी कि जितने भी सर्वेंट्स हैं हमारे घर में वो ये फील कर रहे हैं कि अगर हम इस वाइट मैन को, इस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में और ज़्यादा हाइड करके छुपा के रखते हैं तो वो यहाँ पे हमारे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first। तो आगे उसने कहा कि जो सर्वेंट्स हैं हमारे घर के वो ये सोच रहे हैं कि तुम और मैं, हम इतने टाइम तक अमेरिका में रहे थे, हमारी पढ़ाई अमेरिका से हुई है, तुमने अपने मेडिकल की सारी पढ़ाई वहाँ पे करी है, तो इसी वजह से तुम अपने कंट्री को भूल चुके हो, तुम्हें अमेरिका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तुम अमेरिकन सोल्जर की हेल्प कर रहे हो और तुम्हें अपने देश, अपने कंट्री, अपने जापान से तुम्हें प्यार नहीं है बल्कि तुम्हें अमेरिका ज़्यादा अच्छा लगता है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। तो इसीलिए उसने कहा कि जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें अमेरिकन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए तुम उस अमेरिकन सोल्जर का इलाज कर रहे हो, तुमने उसे अपने घर में छुपा रखा है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। तो ये सुनते ही सदाव को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके इंटेंशन पे डाउट किया जा रहा था, ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ एक डॉक्टर था, इसीलिए वो अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी निभा रहा था। वो भी अपने देश को उतना ही प्यार करता था जितना कि बाकी सब करते हैं, वो अमेरिकन को नहीं पसंद करता था बल्कि जापानीज को ही पसंद करता था। तो सदाव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सर्वेंट्स ऐसा सोच रहे हैं उसके बारे में, इसीलिए वो हार्शली यानी गुस्से से कहता है इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। तो आगे सदाव कहता है कि अमेरिकन्स हमारे एनिमीज हैं, जैसे बाकी सबके हैं वैसे मेरे लिए भी अमेरिकन मेरे सिर्फ और सिर्फ एनिमीज हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ट्रेन किया गया है, मुझे ट्रेनिंग दी गई है इसी बात की कि अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति जख्मी है, कोई मर रहा है, तो मैं उसे मरने ना दूं, मैं उसकी हेल्प करूं, उसका जीवन बचाऊं, इस बात की मुझे ट्रेनिंग मिली है और मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर होने की ड्यूटी मैं पूरी कर रहा हूं। मैं अमेरिका को या अमेरिकन्स को पसंद नहीं करता, अमेरिकन्स मेरे भी दुश्मन हैं, जैसे वो बाकी जापानीज के हैं वैसे वो मेरे भी दुश्मन हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं इसीलिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। तो हना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे, उनके लिए सिर्फ एक अमेरिकन सोल्जर है हमारा दुश्मन है और वो कह रहे हैं कि हम हमारे दुश्मन की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो हना बहुत ही एंशियसली यानी चिंता से कहती है कि तुम सही हो लेकिन सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझते।
नो ही एग्रीड। तो सदाव कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो कि सर्वेंट इस बात को नहीं समझ रहे। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। तब दोनों हुए बात पता थी कि सर्वेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है उनके इस डिसीजन से, लेकिन वो आगे अब कुछ भी नहीं कहते इस बारे में। और जो हाउस होल्ड था, जो घर का काम था, जो सर्वेंट्स कर रहे थे, वो काम ड्रैग्ड ऑन यानी धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहा। जो सर्वेंट्स थे वो घर का काम तो करते रहे, लेकिन वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे कि उनके घर में एक अमेरिकन सोल्जर को छुपा के रखा जा रहा है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। तो अब सर्वेंट जो थे वो ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे। अब हर एक बात पे उनकी नज़र थी, वो हर एक बात को देख रहे थे कि डॉक्टर सदाव क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हना का क्या रूटीन है, हना क्या कर रही है। तो उन दोनों की एक्टिविटीज़ को वो सारे सर्वेंट्स एक उनकी एक्टिविटीज़ पे एक वॉच रखे हुए थे, नज़र रखे हुए थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। तो जो सर्वेंट्स है उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया था। अभी भी वो उनमें कर्टसी तो उतनी ही थी, कर्टसी यानी अभी भी वो उसी रेस्पेक्ट से काम किया करते थे, उनके मन में वही रेस्पेक्ट था, लेकिन उनकी आइज़ जो थी अब उनकी आइज़ कोल्ड हो गई थी, यानी कि वो अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अपनी तरफ से अपना रेस्पेक्ट भी शो कर रहे थे। लेकिन उनकी आइज़ में देख के हम कह सकते थे कि उनकी आइज़ में बिल्कुल भी वार्मथ नहीं थी। किसके लिए? उस पेयर के लिए जिस पेयर ने उन्हें हायर किया था। हायर कहते हैं किसी काम पे, किसी नौकरी पे रखना। और कौन से पेयर ने हायर किया था? डॉक्टर सदाव और हना ने। तो नौकर घर का काम भी कर रहे थे और अपने तरफ से अपनी कर्टसी भी दिखा रहे थे, लेकिन उनकी आइज़ में बिल्कुल भी वार्मथ नहीं थी, बिल्कुल कोल्डनेस थी उनकी आइज़ में उस पेयर के लिए, डॉक्टर सदाव और हना के लिए। तो उनको डॉक्टर सदाव और हना का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं था कि इन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करी है, उसकी जान बचाई है और अभी तक उसे अपने घर में छुपा के रख रखा है। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning। अब एक सुबह सारे सर्वेंट्स बैठे हुए हैं, इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो ओल्ड गार्डनर था वो कहता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। डॉक्टर सदाव ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को दे देना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss। अब वो जो गार्डनर था उसने अपनी पूरी लाइफ यही काम किया है, गार्डनिंग का ही काम किया है और पूरी लाइफ उसने अपनी फ्लावर्स के साथ बिताई है, गार्डन में ही बिताई है। और वो एक स्पेशलिस्ट था, यानी कि उसकी स्पेशलिटी किस चीज़ में थी? मॉस में थी। मॉस बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह की एक ग्रास होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है और इस सॉफ्ट ग्रास को कहते हैं मॉस। तो ये जो मॉस था इस पे काम करना उसकी स्पेशलिटी थी। तो उसने अपनी पूरी लाइफ फ्लावर्स पे काम किया था और जो मॉस था ये उसकी स्पेशलिटी थी, इस मॉस पे काम करना। For Sadav's father, he had made one of the finest moss garden in Japan। अब ये बहुत पुराना गार्डनर था, जब सदाव के फादर जीवित थे तब से काम कर रहा है और सदाव के फादर के लिए उसने एक बार एक मॉस गार्डन बनाया था। जो सॉफ्ट घास होती है इसका उसने एक गार्डन बनाया था और वो गार्डन पूरे जापान में सबसे अच्छा था। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। अब उसने गार्डन बनाया और एक गार्डनर था, इसका यही काम था। तो गार्डन बनाने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो क्या करता था, जो उसने गार्डन बनाया था उस ग्रीन कारपेट से, ग्रीन कारपेट यानी जो मॉस इसने उगाई थी उस मॉस का जो गार्डन था, तो मॉस ऐसे लगा करती थी जैसे कि कोई कारपेट बिछा हुआ है। तो उसको वो स्वीप करता रहता था, उसकी वो लगातार सफाई करता रहता था, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार। तो लगातार वो उसकी सफाई करता रहता था ताकि कोई भी लीफ, कोई भी उड़ के पत्ती वहाँ पर नहीं आ जाए और ना ही जो पाइन ट्री की नीडल होती है। अब पाइन ट्री की नीडल का क्या मतलब है, जो पाइन ट्रीज होते हैं उसकी जो लीफ होती है वो बहुत ही शार्प होती है, जैसे कि कोई नीडल हो। तो पाइन ट्री की कोई लीफ यहाँ पे ना आ जाए उड़ के और इस वेलवेट को वो मार ना कर दे, खराब ना कर दे, इसीलिए वो उसको लगातार साफ करता रहता था ताकि उस कारपेट की जो सरफेस है, जो सतह है, वो वैसा ही सॉफ्ट रहे, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक वेलवेट होता है और वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो जाए। इसलिए वो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता था, उसकी लगातार वो सफाई करता रहता था।
My old master's son knows very well what he ought to do, he now said। तो अब वो कह रहा है कि जो मेरे पुराने मालिक थे उनका जो ये बेटा है डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव के फादर के साथ वो काम किया करता था पहले, तो उसके पहले वाले मालिक कौन थे? डॉक्टर सदाव के फादर। तो वो कह रहा है कि जो मेरे पुराने मालिक थे उनके जो ये बेटे हैं डॉक्टर सदाव, इनको अच्छे से पता है कि इन्हें क्या करना चाहिए, पर ये क्यों नहीं कर रहे। इन्हें भी पता है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, हमारा दुश्मन है, तो उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, पर ये क्यों नहीं सौंप रहे। पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। और जब वो बोल रहा था, गार्डनर बोलते बोलते उसने क्या किया, पास ही में कोई बुश थी, कोई झाड़ी उगी हुई थी, उसमें कुछ फ्लावर्स थे, तो फ्लावर्स की एक बर्ड कहते हैं जो कली होती है, एक कली को वो पिंच करता है, अपने फिंगर से दबाता है और कहता है कि हमारे मालिक को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों इस अमेरिकन सोल्जर की वो हेल्प कर रहे हैं। When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो उनका क्वेश्चन था गार्डनर का कि जब ये अमेरिकन सोल्जर मरने ही वाला था, ये इतना चोटिल था, इसको ये इतना जख्मी था, इसको गोली लगी थी, इसका इतना खून बह चुका था, तो ये मरने ही वाला था उस समय, तो डॉक्टर सदाव ने इसको क्यों बचाया, इसका खून क्यों नहीं बहने दिया। अगर इसका और खून बह जाता तो ये अपने आप ही मर जाता। डॉक्टर सदाव ने इसका ट्रीटमेंट क्यों किया, उन्होंने इसका ऑपरेशन क्यों किया। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। तो ये बात तो गार्डनर ने पहले कही, अब वहाँ पे कुक भी थी, तो वो कुक भी अपनी बात कहती है, contemptuously कहती है, बिना किसी रेस्पेक्ट के, डिसरेस्पेक्टफुली। तो वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुली अपनी बात कहती है। वो कहती है कि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड है, इस चीज़ का घमंड कि वो इतने अच्छे सर्जन हैं कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकते हैं। तो इस बात का उनको इतना ज़्यादा घमंड हो गया है कि अब वो बिल्कुल नहीं देखते कि वो किसकी जान बचा रहे हैं, जिसकी उन्होंने जान बचाई है वो उनका दुश्मन है, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है। उन्हें अपनी इस स्किल पे इतना घमंड हो चुका है कि वो हर किसी की जान बचाते रहते हैं। तो जो कुक थी उनके घर में, वो बहुत डिसरेस्पेक्टफुली डॉक्टर सदाव के लिए बात कहती है कि डॉक्टर सदाव बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, उन्हें घमंड है कि वो इतने अच्छे सर्जन है, इसलिए वो हर किसी की जान बचाते हैं। She split the fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its bird flew into the roots of a wisteria vine। तो जब कुक ने बात बोली, वो उस समय क्या कर रही थी, एक फाउल था, फाउल हमने देखा था एक बर्ड होता है, मुर्गा, तो उसकी नेक को वो क्या कर देती है, स्प्लिट यानी काट के अलग कर देती है। अब वो कुक है, उसका काम है खाना बनाना, तो उस दिन खाने में ये फाउल बनने वाला था, मुर्गा बनने वाला था, तो उसके लिए वो तैयारी कर रही थी। उसने उसकी गर्दन को अलग कर दिया बहुत ही स्किलफुली, बिल्कुल परफेक्टली। और वो जो बर्ड था, जो अब वो क्या कर रहा था, फ्लटर यानी फड़फड़ा रहा था, तड़फ रहा था, उस बर्ड को वो पकड़ लेती है और जो खून उसमें से बह रहा था उस बर्ड में से, उस खून को वो बहने देती है। कहाँ पे, वहाँ पे विस्तारिया वाइन के ट्री लगे हुए थे, उन ट्री की रूट्स में वो उस बर्ड के ब्लड को बहने देती है। विस्तारिया वाइन बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्री होता है जिसपे डार्क पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये ट्री वहाँ गार्डन में लगा हुआ था, तो वो क्या करती है, वो उस मुर्गे की गर्दन को काट देती है और फिर उसमें से जो ब्लड बहता है, वो ब्लड वो इस पेड़ की रूट्स में जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में डाल देती है, जड़ों में उसके खून को वो बहा देती है। तो बच्चों वो कितनी ज़्यादा क्रूल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। अब वो ऐसा क्यों करती है, उस ट्री की रूट्स में वो पक्षी के ब्लड को क्यों डालती है, तो जो ब्लड होता है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर कहते हैं खाद, तो पेड़ों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है ब्लड। और इसीलिए जो ओल्ड गार्डनर था उसने इसे इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि तुम कभी भी ब्लड को वेस्ट नहीं करोगी, ब्लड की एक ड्रॉप, एक बूंद भी तुम कभी वेस्ट नहीं करोगी। इसीलिए जब उसने उस मुर्गी की गर्दन को काटा तो जो ब्लड था वो ब्लड उसने सीधा इस ट्री की रूट्स में डाला।
इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly। अब वो गार्डनर है, कुक है, यूमी भी वहीं खड़ी उनसे बातें कर रही है। अब यूमी अपनी विचार रख रही है। यूमी कहती है कि इन्हें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोच के इन्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए। वॉट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। तो आगे वो कहती है कि अगर डॉक्टर सदाऊ को कंडेम्ड यानी दोषी ठहरा दिया गया, किस चीज़ का? ट्रेटर कहते हैं देशद्रोही। तो उसने कहा कि अगर डॉक्टर सदाऊ पे देशद्रोह का आरोप लग गया, देशद्रोही होने का दोष इन डॉक्टर सदाऊ को दे दिया गया, तो इनके जो बच्चे हैं उनका फेट, उनका भाग्य क्या होगा, वो इस चीज़ को कैसे फेस करेंगे जब वो बड़े होंगे, तो वो क्या कैसे अपनी लाइफ जिएंगे। अगर डॉक्टर सदाऊ को देशद्रोही साबित कर दिया गया तो इन बच्चों की लाइफ पे कितना असर पड़ेगा, ये इन्हें सोचना चाहिए। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby। अब जब ये तीनों वहाँ बात कर रहे थे, वो गार्डनर था, कुक थी और यूमी थी, जब ये तीनों वहाँ पे बात कर रहे थे तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे थे कि जो इनकी बातें हैं उस बातों को वो हाइड करें। किसके साथ? हना के साथ। यानी कि वो हना से छुपाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हना उनकी सारी बातें सुने। और हना उस समय कहाँ थी? वो वरांडा में थी और वो उस दिन के जो फ्रेश फ्लावर्स थे उन्हें वो अरेंज कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और हना भी जानती थी कि ये तीनों जानबूझ के ये बातें कर रहे हैं और जोर से बोल रहे हैं ताकि हना उनकी सारी बातें सुन ले और हना समझ जाए कि सर्वेंट्स बिल्कुल खुश नहीं हैं उन दोनों के डिसीजन से, और सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि उस अमेरिकन सोल्जर को यहाँ पर रखा जाए। That they were right, she knew too in most of her being। अब हना जो थी वो खुद भी कहीं ना कहीं जानती थी कि वो तीनों गलत नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो तीनों सही कह रहे हैं कि उन्हें अब इस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को सौंप देना चाहिए। हना भी इस बात को जानती थी। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन वो एक जापानीज है और ये एक अमेरिकन सोल्जर है, तो इस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को सौंप देना चाहिए। ये बात हना भी जानती थी कि यही सही काम है, यही करना चाहिए। लेकिन उस हना के अंदर उसको लगा कि उसका एक और पार्ट है, यानी कि एक तरफ तो उसका माइंड कह रहा है कि हाँ पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन उसका माइंड एक और बात चाहता है और उसके बारे में हना खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्यों उसके मन में सिंपैथी है। उसको पता है कि ये हमारा दुश्मन है, इसको पुलिस को सौंप देना चाहिए, उसके बाद भी वो उसके लिए काइंड थी, एक तरह से सिंपैथी थी उसके मन में, तो इसके बारे में हना भी नहीं जानती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। तो हना को पता था कि उसके मन में कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, वो किसी तरह की सेंटिमेंटल यानी भावुक होके उस प्रिजनर को लाइक नहीं कर रही। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। और उसके लिए वो सिर्फ एक प्रिजनर था, एक कैदी जो कि अपनी कैद से भाग गया था। She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom। अब वो जो हना थी वो उसको पसंद नहीं करती थी अमेरिकन सोल्जर को, उसके लिए वो सिर्फ एक प्रिजनर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी सिंपैथी थी उस अमेरिकन सोल्जर के लिए। अब आगे राइटर बता रही हैं कि हना ने उस अमेरिकन सोल्जर को यस्टरडे यानी पिछले दिन भी बिल्कुल पसंद नहीं किया था, जब उस अमेरिकन सोल्जर ने बहुत ही इम्पल्सिव वे में, इम्पल्सिव कहते हैं अचानक से सडनली कुछ कर देना बिना सोचे समझे, तो उस अमेरिकन सोल्जर ने पिछले दिन बिना सोचे समझे हना से कह दिया था कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा नाम है टॉम। तो जब उसने अपना नाम बताया तब भी हना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि ये क्यों बात कर रहा है मुझसे, इसने अपना नाम मुझे क्यों बताया। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। तो उसके रिप्लाई में हना ने क्या कहा? हना ने सिर्फ बो यानी जापानीज कल्चर बच्चों हमें पता है वहाँ पे थोड़ा सा झुक के हम अपनी सारी बातें, जब भी हमें किसी को कुछ ग्रीट करना होता है, कुछ कहना होता है, हम थोड़ा सा वो होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। तो हना ने भी यही किया, वो कुछ नहीं बोली बल्कि वो सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा सा झुक गई। और डिस्टेंट बो और कैसे, और डिस्टेंट बो और कैसे थोड़ा सा दूर पे जाके वो थोड़ा सा झुक गई थी, उसने सिर्फ इतना ही किया। शी सॉ हर्ट इन हिज आईज। और जब उसने ऐसा किया यानी कि वो कुछ बोली नहीं, उसने सिर्फ झुक के अपनी बात
कह दी तो उसने देखा कि वो जो अमेरिकन सोल्जर था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। हना को उसकी आंखों में दिखाई दिया कि वो थोड़ा सा हर्ट है, पर शी डिड नॉट विश टू एस्यूएज इट, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो उसके दुख को थोड़ा सा एस्यूएज यानी कम कर दे। तो उसको लग गया था कि वो बहुत दुखी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका दुख थोड़ा सा भी कम हो जाए, उसके दुख को कम करना वो नहीं चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि सच में अब वो उसका घर में रहना एक बहुत बड़ी समस्या थी इस घर के लिए। एज फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली। अब सदाव का क्या काम था, वो डेली उसके रूम में जाता था और बहुत अच्छे से बहुत सावधानी से उसके घाव को एग्जामिन करता था कि अब घाव कैसा है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और फिर एक सुबह ऐसी आई जब उसके घाव पे लगे हुए जो स्टिचेस थे, जो टांके थे, वो टांके भी उसने पुल आउट यानी खोल दिए थे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और डॉक्टर सदाव जानते थे कि अब फोर्टनाइट कहते हैं जो 2 वीक्स का टाइम होता है, तो डॉक्टर सदाव जानते थे कि अब 2 वीक्स के अंदर ही अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसे ये पहले था, तो पहले की तरह ये बिल्कुल फिट हो जाएगा 2 वीक्स के अंदर ही। Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter। तब जब डॉक्टर सदाव को लगा कि अब इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, उसके सारे स्टिचेस हट गए हैं और 2 वीक्स में तो ये पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो अब डॉक्टर सदाव अपना जापानीज होने का फर्ज निभाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में वो जाते हैं और बहुत सावधानी से एक लेटर वो टाइप करते हैं। और ये लेटर वो किसके नाम टाइप करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस के नाम वो इस लेटर को लिखते हैं। और इस लेटर में वो सारा मैटर डिटेल में रिपोर्ट कर देते हैं, डिटेल में वो सारा मैटर लिख देते हैं कि कैसे उन्हें अपने घर के बाहर एक अमेरिकन सोल्जर मिला था जिसको गोली लगी हुई थी, इसका खून बह रहा था, उन्होंने उसको अपने घर में रखा, उसका ऑपरेशन किया और अब वो ठीक है। तो सारा मैटर उन्होंने उस लेटर में टाइप किया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up to the shore in front of my house। तो उन्होंने लेटर में क्या लिखा कि 21 फरवरी के दिन की बात है, एक प्रिजनर जो कि अपनी जेल से भागा हुआ प्रिजनर था, वो मेरे घर के बाहर जो शोर, जो समुद्र का किनारा है, उस किनारे पे वो वॉश्ड अप यानी लहरों के साथ बह के आ गया। तो उन्होंने लेटर में लिखा कि लहरों के साथ एक व्यक्ति समुद्र के किनारे मेरे घर के बाहर बह के आ गया था 21 फरवरी को, और वो व्यक्ति एक एस्केप्ड प्रिजनर था, भागा हुआ कैदी था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। तो उन्होंने इतना ही टाइप किया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो डेस्क थी, उनके डेस्क के ऊपर एक सीक्रेट ड्रॉर था, यानी कि एक ऐसा ड्रॉर जो कि सबको दिखाई नहीं देता था, एक ऐसी जगह पे वो एक सीक्रेट ड्रॉर था। उस ड्रॉर को वो खोलते हैं और उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उस रिपोर्ट को वो रख देते हैं, वो रिपोर्ट जो कि अनफिनिश्ड है, पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने सब इतना ही टाइप किया और इसके बाद कुछ आया उनके माइंड में और उन्होंने उस सीक्रेट ड्रॉर में इतनी लिखी हुई आधी रिपोर्ट जो कि फिनिश नहीं हुई थी, ये उस ड्रॉर में वो रख देते हैं। तो बच्चों अब ये रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फाइनली रिपोर्ट लिख देते हैं, क्या ये उस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को सौंप देते हैं, क्या होगा उस अमेरिकन सोल्जर के साथ हम देखेंगे जब हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।